नमस्कार, आदाब। मैं शरियार से स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं टाइम्स। संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने दिया विधानसभा चुनाव का विनिंग फार्मूला। बोली, माहौल हमारे पक्ष में, लेकिन फिर भी रहना होगा एकजुट। वायनाड में भूस्खलन से अब तक 60 से ज्यादा की मौत। भारी बारिश का अलर्ट, अभी भी कई लोग फंसे। दिल्ली कोचिंग हादसे में हाईकोर्ट सख्त, कल रिपोर्ट दाखिल करे पुलिस, हटाए जाएं अतिक्रमण। अनुराग ठाकुर पर अखिलेश यादव का प्रहार। बोले, मंदिर गया तो उसे गंगा जल से धुलवाया गया। राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव की बहस के बीच मायावती का बड़ा बयान। मोदी सरकार से कर दी बड़ी मांग। दिग्विजय सिंह बोले, हमें चारों चुनाव मिलजुल कर लड़ना है, पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा इसका असर। ईरान में इस्माइल हानिया की हत्या पर भड़के रूस और तुर्की है। हमास बोला, इजराइल से लेंगे बदला। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में इसके अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि वहाँ सब कुछ ठीक है, जबकि पिछले कुछ महीनों में 11-12 आतंकी हमले हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि बजट में किसानों और युवाओं को नजरअंदाज किया गया है। सोनिया गांधी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि भले ही अभी माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन हमें बिना आत्मविश्वास में आए एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। दरअसल हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में आने वाले महीनों में चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। झारखंड और बिहार में भी पार्टी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इन राज्यों में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी हो सकती है। कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। हालांकि अब शीर्ष नेता से पार्टी को सलाह भी मिल गई है। सोनिया गांधी ने कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हमें लोकसभा चुनाव में पैदा हुए मोमेंट को बरकरार रखना है। हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन हमें जीत की भावना के साथ एकजुट होकर काम करना होगा। वहीं उन्होंने आगे कहा, मैं यह कहने का साहस रखती हूं कि अगर लोकसभा चुनाव में देखे गए रुझानों को दर्शाते हुए अच्छा प्रदर्शन किया जाता है तो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। सोनिया गांधी ने बजट को लेकर कहा, किसानों और युवाओं की मांगों को इसमें नजरअंदाज किया गया है। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवंटन ने पूरा किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के साथ न्याय नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और अन्य लोगों द्वारा बजट और इसकी कथाकथित उपलब्धियों के बारे में बात करने के बावजूद व्यापक निराशा है। केंद्र सरकार खास तौर पर इसके शीर्ष नेतृत्व के बीच भ्रम है, क्योंकि देश भर में करोड़ों परिवार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से तबाह हो गए हैं। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी और इस पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया पर राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सदन में तंज कसना, संसद में ऐसा नहीं होता है, किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए। संसद में उन्होंने जानबूझकर राहुल गांधी का अपमान करने के लिए ऐसा कहा है, ये सही नहीं है। कौन पूछ रहा? वो पूछने वाले को सब मालूम है ना। ये होना बोल के किसी को एक हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती, और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। और मैं कहूँगा कि उनमें से कितने लोग हैं, उनके बड़े बड़े लीडर इतने इंटरकास्ट मैरिजेस कर लिए, आपके पास तो लिस्ट होगा। हर बड़े लीडरों का बात कर रहा हूँ मैं, छोटे लीडरों का नहीं, मंत्रियों का। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करें। और ये जो हिंदुस्तान में है, और जब आप बोलते हैं कि वो भी पार्लियामेंट में, ऐसी चीजें गंदी बात, और शायद उसको। केरल के वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
फिलहाल प्रभावित इलाकों में सरकारी एजेंसियों द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अभी भी कई परिवारों ने बताया कि उनके घर वालों का कोई अता पता नहीं है। अब इस पर मनोज झा का बयान आया है। मतलब ये इतना बड़ा हादसा हुआ जिसकी हमने कल सुबह तक कल्पना नहीं की थी, और इस तरह के हादसे कुछ सीख भी देते हैं। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेकर के मैं समझता हूं कि केंद्र की सरकार और वहां की राज्य सरकार बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को वॉर फुटिंग। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि देश को ये जरूरत है कि हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश की सेवा करें। भारत माता की सेवा करें। हमारी जाति है देश की सेवा करना और धर्म भारत माता को आगे बढ़ाना। ये वो लोग हैं जो देश को इसी सांचे में ढालना चाहते हैं जो उनके लिए राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो। उन्होंने जो कहा है वो निंदनीय है। मुझे उम्मीद है कि उनके नेता उनसे माफी मंगवाएंगे। गिरता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के एमपीज की तरफ से। आज देश को ये जरूरत है कि हम जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। हमारा धर्म वो कहता है, हमारी जाति वही है। हमारी जाति है भारत माता की सेवा करना, धर्म है भारत माता को आगे बढ़ाना। ये वो लोग हैं जो देश को इसी सांचे में ढालना चाहते हैं जो उनके लिए पॉलिटिकली कन्वीनियंट हो, कि कैसे देश की जनता को धर्म के आधार पर बांटे, किस तरीके से उनको जाति के आधार पर बांटे। जो उन्होंने कहा है बहुत ही निंदनीय है, और मैं उम्मीद करती हूं कि वहां पे जो लीडर्स हैं उनसे माफी मंगवाएं। दिल्ली की ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि सब के सब गेंद एक दूसरे के पाले में डालने लगे हैं। क्या एमसीडी के अधिकारियों की भूमिका की जांच पुलिस कर रही है। हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने इस दौरान आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस कल रिपोर्ट दाखिल करे। एमसीडी कमिश्नर भी सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। पुलिस के जांच अधिकारी और डीसीपी भी कोर्ट आए। ड्रेन सिस्टम के ऊपर जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। एमसीडी के अलावा अधिकारी खुद फील्ड में जाए तो कुछ बदलाव होगा। जज ने कहा यह बेसमेंट कैसे बने, उनकी अनुमति किस इंजीनियर ने दी, उनसे पानी निकालने का क्या इंतजाम किया, यह सारे लोग जो जिम्मेदार हैं वह क्या बच जाएंगे, इसकी जांच कौन करेगा। क्या एमसीडी का कोई एक अधिकारी जेल जाएगा? सिर्फ वहां से गुजर रहे एक कार वाले को पकड़ लिया। इस तरह जिम्मेदारी तय की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी घटनाएं फिर से न हो। अब शुक्रवार को 2:30 पर सुनवाई होगी। दिल्ली की ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर आज आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा है कि दो बातें सामने आई हैं। अवैध रूप से बेसमेंट में क्लास चलाई जा रही थी। सबसे पहले बेसमेंट सिर्फ स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एमसीडी ने कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली की मंत्री ने कहा है कि हम आज कमेटी बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा, साथ ही अफसर और सरकार के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इससे निपटने के लिए कानून लाना ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। हमें उम्मीद थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद और ये इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री देश भर में होने के बाद केंद्र सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून लेकर आएगी। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि केंद्र सरकार ऐसी देशव्यापी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर पेपर लीक, जहां पर इलीगैलिटी, जहां पर स्टूडेंट सुसाइड, हर प्रकार की समस्याएं सामने आई हैं, इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए और इतनी इलीगैलिटी सामने आने के बाद भी केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन दिल्ली सरकार केंद्र के कानून का इंतज़ार नहीं करेगी। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को एक कानून के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइंस बनती हैं, उनकी रेगुलर इंस्पेक्शंस होती हैं, उनको रिकग्निशन दी जाती है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में आज तड़के सेक्टर 8 में जुग्गी बस्ती में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोग बुरी तरह से जल गए। हादसे में 3 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि पिता 60 से 70% झुलसे हैं।
उन्हें जिला अस्पताल से सफदरजंग अस्पताल दिल्ली के लिए रेफर किया गया है। वहीं मां का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सेक्टर 8 में ये घटना लगभग 3 से 4 के बीच की है और जैसे ही सूचना मिली हमारी पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और मैं स्वयं मौके पर हम सभी लोग पहुंच गए थे। ये बताया गया कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट से लगी है। हालांकि फॉरेंसिक की टीम मौके पर है, वो लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। उस कमरे में 5 लोग थे, जिसमें से 3 बच्चियां थीं जो बेड पे सो रही थीं। वो बुरी तरह से जल गई थीं, जिनको हॉस्पिटल लाया गया और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। जो पिता थे वो लगभग 60 से 70% बर्न केस था उनका। तो जिला अस्पताल में प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करके फिर उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया सफदरजंग के लिए। जो मदर हैं वो उनको कम वो हुआ है, नुकसान हुआ है। उनका प्रिलिमिनरी जो ट्रीटमेंट है वो कर दिया गया, वो अभी जिला अस्पताल में है। ये बताया गया कि परिवार मैनपुरी से यहाँ पे रहता था, आया था और जो फादर थे वो ई रिक्शा वगैरह चलाते थे। बाकी हम लोग और भी जो जानकारी है वो इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी अनुमन्य सहायता सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जानी है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और सबको आवश्यक चिकित्सीय जो सुविधा है वो भी प्रदान किया जाए। लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि एक बार मैं मंदिर गया था, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं हवन और पूजा करूं। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा जब सीएम के घर को गंगा जल से साफ किया गया था। अब आप चंद्रमा पर जाना चाहते हैं। डिजिटल इंडिया की बातें की जा रही हैं। क्या भाजपा किसी कांग्रेस या किसी अन्य व्यक्ति की जाति पूछ सकती है? अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा है कि जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता। जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी अल्पसंख्यक के विरोध में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन विरोधी सरकार है। आगे शिवपाल यादव ने कहा है कि जो बजट आया है ये जनता के साथ धोखा है। ये अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान भाइयों के विरोध में काम करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन विरोधी सरकार है। और देखिए आज जो बजट आया है ये केवल जनता के साथ धोखा है। बजट में कुछ है ही नहीं, जबकि अभी मार्च में जो बजट सत्र आया था वो तो खर्च कर नहीं पाए। तो इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से जनता को गच्चा देने का काम। राष्ट्रीय लोकदल के नेता मलूक नागर ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पिछड़ों और दलितों के लिए कौन जाति पूछ रहा है। पूरे देश की जाति की जनगणना की बात हो रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पिछड़े और दलितों के हक और न्याय के लिए थी। आज देश के प्रधानमंत्री इसी बात को पार्लियामेंट में बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं।
और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी की नकल करके जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। आने वाले समय में पिछड़ों और दलितों को न्याय मिलेगा। पिछड़ों के और दलितों के लिए काम नहीं हुआ, तो ऐसे में आज कौन जाति पूछ रहा है, किसकी जाति पूछ रहा है? पूरे देश की जाति की जनगणना हो रही है। जो पूरे देश की जाति की जनगणना की मांग करेंगे तो उसमें तो हम भी आते हैं, पूरे देश में हम नेता भी आते हैं, हमारी जाति भी हमें भरनी पड़ेगी। इस पे हम नहीं जाते। लेकिन एक बात तो बहुत ही अच्छा है कि बाबा अंबेडकर साहब की विचारधारा और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, जो पिछड़े और दलितों के हक की बात थी, न्याय की बात थी, और इनको पिछले दिनों जितनी इनकी हिस्सेदारी है उनको न्याय नहीं मिला है। और आज देश के प्रधानमंत्री भी उसी बात को बढ़ चढ़ के कह रहे हैं आगे पार्लियामेंट में, और राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री जी की नकल करके जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। जबकि 2004 से 2014 तक वुमेन का जो बिल था वो जाति के आधार पे ही पिछड़े दलित भी साझी हों, कुछ पार्टियों ने मांग करे इसलिए नहीं हुआ, और सरकार कांग्रेस ने पूरी चलाई। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर की बहस के लिए टिप्पणी की है। बसपा चीफ ने लिखा कि कल संसद में खासकर जाति व जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस व बीजेपी आदि में जारी टकरार, नाटकबाजी तथा ओबीसी समाज को छलने की कोशिश है, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम व पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी विरोधी रहा है। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं। मायावती ने लिखा कि बीएसपी के प्रयासों से यहाँ लागू हुई ओबीसी आरक्षण की तरह ही राष्ट्रीय जातीय जनगणना जनहित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसके प्रति केंद्र को गंभीर होना जरूरी है। देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों व बहुजनों का भी हक है, जिनकी पूर्ति में जातीय जनगणना भी अहम भूमिका है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए जब धन की आवश्यकता होती है तो सदन के माध्यम से अनुपूरक बजट लाया जाता है, और अनुपूरक बजट लाया गया है। विकास को एक नया मुकाम मिले, इसका प्रयास किया जाता है। बारे में किस तरह अनुपूरक है, कल प्रस्तुत हो गया है। प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए जब धन की आवश्यकता होती है तो सदन के माध्यम से अनुपूरक लाया जाता है। कल अनुपूरक लाया गया है और विकास को एक नया मुकाम मिले, इसका प्रयास किया जाए। समाजवादी पार्टी का जो अनुपूरक बजट आया है वह सिर्फ एक धोखा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, समाजवादी पार्टी ही एक धोखा है। सर, आज को लेकर और पेपर लीक को लेकर जो विधेयक पारित हुआ है, देखिए, जो कानून आया है उत्तर प्रदेश के अंदर समय समय पर जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से कानून बनाने का काम, विधेयक लाने का काम सरकार करती रही है, और उसी के क्रम में यह भी आया है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि विपक्षी पार्टी के लोगों को परेशान करने के लिए एनडीए की सरकार हर संस्था को यूज कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को गिरफ्तार किया गया और जमानत होने के बावजूद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीए सरकार इन हरकतों की वजह से लोकतंत्र खत्म कर रही है। उन्होंने कहा है कि जनता जिसको वोट देगी वो देश पर राज करेगा, और मोदी जी आप जबरदस्ती राज कर रहे हो, हालांकि जनता ने आपको हरा दिया है। निश्चित रूप से विरोधी पक्ष के लोगों को ये एनडीए की सरकार, खासकर मोदी जी, जो ये संस्था है उसको यूज कर रहे हैं, और केजरीवाल जैसे आदमी को, जिसने दिल्ली के विकास के लिए बहुत काम किया, उस आदमी को गिरफ्तार किया, फिर गिरफ्तारी किया, बेल होने के बाद फिर गिरफ्तार कर लिया। तो ये चाहते क्या हैं? देश में लोकतंत्र खत्म होता चला जा रहा है, ये राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि ये सब नाटक छोड़िए। जनता जिसको वोट देगी वो देश पर राज करेगा, और आप जबरदस्ती राज कर रहे हैं। आपका तो राज है नहीं, लोगों ने वोट से आपको हराने का काम किया है। इसलिए आप निश्चित रूप से ये सब जो संस्था है, जो संवैधानिक संस्था है, उसका दुरुपयोग न करें। बिहार में लोग झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसके संकेत नहीं है। कहीं कहीं छिटपुट बारिश की बात अगर छोड़ दें तो अभी अगले 5 दिनों तक राज्य में मानसून कमजोर रहने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे भारत में मानसून की स्थिति ठीक है, लेकिन सिर्फ बिहार में मानसून इस बार पूरी तरह से कमजोर है। इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है।
मौसम विभाग के अनुसार अभी पूरे राज्य में कहीं भी सक्रिय रूप से वर्षा या भारी वर्षा की संभावना नहीं है। साथ ही तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। उमस भरी गर्मी रहेगी। आज राज्य के पश्चिमी इलाके और उत्तर बिहार के उत्तर पूर्व एवं उत्तर मध्य के कुल 15 जिलों में हल्की बारिश या कहीं कहीं मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। इन जिलों में बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल और अररिया शामिल है। अधिसंख्यक जगहों पर हल्की वर्षा तो 1-2 जगह पर मध्यम स्तर की वर्षा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इन जिलों के तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि भाजपा ने 69 लाख लाडली बहनों से झूठ बोला कि उनको वो 450 रुपए की दर से हर महीने सिलेंडर देगी, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। साथ ही भाजपा जातिगत जनगणना में बाधा बनकर उन दलितों और पिछड़ों के साथ भी अन्याय कर रही है जो अपने अधिकार से वंचित हैं। मुझे दुख होता है कि मीडिया मैनेजमेंट करके इवेंट बनाने की कोशिश में सरकार धोखा देती है। आपने 1,30,00,000 बहनों को, लाडली बहनाओं को 450 रुपए हर महीने सिलेंडर देने की बात कही थी। राखी पे 450 में सिलेंडर, वो भी 40 लाख को। यानी जो बची हुई 70 लाख बहनें थी उनके साथ धोखा है या नहीं है? और हर महीने बात हुई थी, साल में एक महीने देने की बात हुई थी। ये बार बार एहसास कराता है कि इनको मत का मद सर पे चढ़ गया है। जो 3,000 देना था वो 1,200 दे रहे हैं। जो 450 रुपए में गैस सिलेंडर सबको अवेलेबल कराना था वो सिर्फ 40 लाख को करा रहे हैं, 1 महीने करा रहे हैं, पूरे 12 महीने कराना था। ये बार बार धोखा देने की प्रवृत्ति इनको सबक सिखाएगी। बार बार ये ओबीसी, एसटी, एससी और जो दलित परिवार के लोग हैं, जो देश का आम नागरिक है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली अपनी जीत को आने वाले विधानसभा चुनाव में भुनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, क्योंकि पार्टी जानती है कि वो अब जीत से ज्यादा दूर नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनुराग ठाकुर के बयान के ट्वीट पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी अपनी पद की गरिमा को खत्म कर रहे हैं। हमें पूरी दृढ़ता से और मिलजुल कर चारों चुनाव लड़ने हैं और उसमें यदि हमें सफलता मिली है तो उसका राजनीतिक प्रभाव पूरे देश की राजनीति में पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जो लगातार प्रधानमंत्री ने कल एंडोर्स करा उस बात को, बाकायदा अनुराग ठाकुर की स्पीच को ट्वीट करके कहा कि इस स्पीच को सबको सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इस प्रकार के बयान देकर न केवल स्वयं की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का भी प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं। आज हमास ने बयान जारी कर कहा है कि तेहरान स्थित हानिया के आवास पर इजराइल ने हमला किया और इस हमले में वो शहीद हो गए हैं। इस हमले की अब तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इस बारे में अभी तक इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, मगर इजराइल के हेरिटेज मंत्री ने कहा है कि दुनिया से गंदगी साफ करने का यह सही तरीका है। एक न्यूज़ वेबसाइट ने कहा कि तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया को मारने के लिए इस्तेमाल मिसाइल दूसरे देश से दागी गई थी। सूत्र का कहना है कि मिसाइल ईरान के भीतर से नहीं दागी गई थी। ईरान में इस्माइल हानिया की मौत पर रूस और तुर्की भड़क गए हैं। रूस ने हत्या को अस्वीकार्य राजनीतिक हत्या बताया है, वहीं तुर्की ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में नया संघर्ष शुरू होगा। यमन के हैती संगठन ने इस हमले के पीछे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। हैती ने कहा कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका दौरे पर हत्याओं के लिए हरी झंडी ली है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें अमेरिका शामिल है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो हम उसकी रक्षा में मदद करेंगे। दरअसल ईरान में हानिया की मौत के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में ईरान की राजधानी तेहरान में थे। जिस आवास में वे ठहरे हुए थे उस पर रॉकेट दागा गया। हमास के अलक्सा टीवी ने वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा कि इजराइल हानिया की हत्या एक कायरतापूर्ण कृत्य है जिनकी सजा जरूर मिलेगी, इसका बदला लिया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार यमन के हूती सुप्रीम रिवोल्यूशनरी ने कमेटी के प्रमुख मोहम्मद
मोहम्मद अली अल ने हानिया की हत्या को जघन्य आतंकवादी अपराध कहा है। इस्माइल हानिया को निशाना बनाना एक जघन्य आतंकवादी अपराध है और कानूनों और आदर्श मूल्यों का घोर उल्लंघन है। 62 साल का इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने गए थे। ईरान ने इसके लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले इस्माइल हानिया के 3 बच्चों और 4 पोतों को भी अप्रैल में इजरायल ने हवाई हमले में मार गिराया था। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे इजाजत, बाकी खबरों के लिए अपने रहें साथ।